चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हमेशा से हम कार्यक्रम की शुरुआत अनमोल वचन के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ, और कहते हैं कि अगर आप अच्छे से संतुलन रखते हैं विकास में, तो एक अच्छा समावेश का निर्माण होता है। आज इसी विषय पे भी बात करेंगे। आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर नूरुल हक सिवानी जी, जो कि उप सचिव हैं योजना एवं विकास विभाग पटना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब हम बात करते हैं विकास की, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि कोई योजना अगर हम बनाते हैं तो उसके पीछे का जो युद्ध होता है वो भी बहुत काफ़ी सोचने वाला विषय होता है। तो इस पे तो हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में प्लीज़ बताएं दर्शकों को कि किस तरीके से इस क्षेत्र में आना हुआ, कहाँ से आपने प्रारंभिक पढ़ाई की। अभी एग्ज़ामिनेशन का भी दौर चल रहा है, इंटरव्यूज़ का भी दौर चल रहा है, तो किस तरीके से जो है, जो बच्चे भी हैं जो प्रिपेयर करें अपने आप को। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम अर्ज़ है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आदमी जिस भी मुकाम पे पढ़ता है, पहुंचता है, उसके पीछे के स्ट्रगल तो रहता ही है। और हम लोग एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, वहाँ पे हमारी पढ़ाई वगैरह हुई। वहाँ से 10th हम पास किए। 10th पास करने के बाद मतलब स्कूल में मैं 4th टॉपर था वैसे, तो लगा कि कुछ उन्हें अच्छा हो सकता है। जबकि स्कूल में हाई स्कूल जो हुआ करता था वो करीब, अब तो हर पंचायत में हाई स्कूल हो गया है। पहले तो जनरली 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस में हुआ करता था, तो बच्चे तो बहुत जगह से आते थे। तो जैसे मेरा प्राइमरी स्कूल जो था वहाँ पे मैं एक तरह से टॉपर ही हुआ करता था, लेकिन जब हाई स्कूल में गया तो वहाँ पे एक तरह से विलुप्त टाइप हो गया। मतलब इतने अच्छे अच्छे बच्चे आ गए जिसमें पता नहीं चलता था कि हमारा कोई एग्जिस्टेंस है कि नहीं। लेकिन 10th का जो रिज़ल्ट आया वो भी एक तरह से कहिए तो टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा कि नहीं, आई कैन डू समथिंग। उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई थे, तो हुआ कि अलीगढ़ में एडमिशन करवा देता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहाँ हम लोग गए, कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी, वहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। फिर वहाँ से हम मूव कर गए दिल्ली की तरफ। दिल्ली हमारे एक कज़िन रहते थे JNU में, उन्हीं के साथ में हम रहना शुरू किए। और वो मेरा एडमिशन एक सरोजनी नगर वहाँ पे है, जिसमें गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें हमारी एडमिशन हुई +2 में। तो एक तो थोड़ा सा दिक्कत था कि जैसे 5th तक हम लोगों का था कि उर्दू मीडियम हुआ करता था। पहले स्कूलें में बहुत सारी उर्दू मीडियम पे ही थी, तो हमारा स्कूल मकतब हुआ करता था। और जब हम वहाँ से जब हाई स्कूल में गए तो वहाँ पे फिर हिंदी मीडियम हो गया। और हाई स्कूल जब पास करके जब दिल्ली गए तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम हो गया। तो एक मीडियम का जो था ये एक अलग स्ट्रगल था कि आप उर्दू से शिफ्ट कर रहे हैं हिंदी की तरफ और हिंदी से शिफ्ट कर रहे हैं इंग्लिश की तरफ। तो लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को जोड़ना और बनाए रखना और उसमें इम्प्रूव करना, ये थोड़ा सा टफ काम था। लेकिन बहुत बार ये होता था कि जब आदमी को बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आदमी रटना भी शुरू कर देता है। तो बहुत बार एग्जामिनेशन के लिए आदमी रटना भी शुरू कर दिया था, ताकि इंग्लिश तो आपको लिखना है, इंग्लिश आपका बैकग्राउंड रहा नहीं है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि आप में हमेशा एक ये बना रहता है कि आप कहीं गलत नहीं करें, कहीं गलत नहीं करें। तो इसमें अच्छा जो भी 3 इडियट्स आप देखी होंगी तो उसमें दिया भी है, जो एक का कहना है कि नहीं तुम कामिल बनो, दूसरे का कहना है कि नहीं रट जाओ, तो छोड़ दो क्या चीज़ है। तो रटना बहुत बार फ़ायदेमंद भी होता है और बहुत बार नुकसानदायक भी होता है। तो वैसे ही आदमी वहाँ पे पास वगैरह किया। पास करने के बाद लगा कि मेडिकल की तरफ जाने का एक सोच था अपना। मेडिकल का एक बार एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा करीब एग्ज़ामिनेशन से 1 महीना पहले ही फीवर हो गया और लगातार फीवर रह गया मेरा। और एक तरह से कहा जाए कि एग्ज़ामिनेशन को देखते हुए हम उधर केयर भी नहीं कर रहे थे, कि मतलब दवा ले रहे थे पढ़ रहे थे, दवा ले रहे थे पढ़। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरी तबीयत ये हो गई। तो एग्ज़ामिनेशन तो बहुत अच्छा हुआ नहीं। उसके बाद फिर हम घर लौट गए एग्ज़ाम के बाद। फिर दोबारा गए तो दोबारा हमको लगा कि फिर एक बार एक अटैम्प्ट और लिया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोबारा जब हम गए तो फिर हमको फीवर हो गया। तो हमको लगा कि ऊपर में जो भी है, चाहे अल्लाह के या भगवान के, शायद उसको मंजूर नहीं है कि हम मेडिकल की तरफ जाएं। तो फिर हमने छोड़ दिया उसको कि मेडिकल नहीं देना है। अब उसके बाद लगा कि मेडिकल नहीं देना तो आखिर करना क्या है, कुछ तो रास्ता एक होना चाहिए ना, जहाँ पे आप
तो एक सोच पहले हुआ करता था मेडिकल की तरफ जाने का भी, और उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया तो इसके पीछे भी एक सोच थी। सोच ये थी कि हमेशा से बचपन से ये रहा है कि मैंने समाज के लिए कुछ किया जा सके, जो भी लोग हैं हमारे उनके लिए कुछ किया जा सके। तो मेडिकल नहीं हुआ तो फिर हुआ कि अब किया जाए, तो लगा कि ये सर्विस है जिधर हम लोग जा सकते हैं। फिर हमने JNU के लिए सोचे कि JNU एक अच्छा जगह भी है जहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है कि हम मतलब सिविल सर्विस क्रैक कर सकें। JNU के लिए कोशिश की है, और उसमें थोड़ा सा ये परेशानी थी कि अगर हम JNU नहीं जाएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ। दूसरा प्लेस हमको नहीं दिख रहा था उस स्टेज में। तो एक तो बाहर रहना हुआ करता था, और बाहर का स्ट्रगल तो अलग टाइप का स्ट्रगल होता है। जैसे बाहर हम लोग रहते थे तो एक रूम में हम लोग दो लोग थे, एक हमारे रूममेट और हम। तो बाहर रहने में तो होता है ना कि आप बेड भी नहीं ले सकते हैं, बेड लीजिएगा तो फिर उसको ले कहाँ जाइएगा, मान लीजिए इनकेस नहीं होता है तो फिर ले जाने का जगह होना चाहिए। आदमी फर्श पे ही सोना शुरू करता है। फर्श पे भी अब उतना सामान आदमी नहीं ले पाता है कि ताकि फिर उसको लेके जाने का दिमाग में रहता है कि नहीं होगा तो फिर घर ले जाना है। तो ठंड भी लगता था और पढ़ाई भी होती थी, लेकिन उसमें ये था कि मेरा यही था कि अगर JNU नहीं होगा तो फिर तो मतलब लाइफ एक तरह से ये हो जाए। तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तैयारी तो किया, अच्छा किया। उसमें मैं टॉप कर गया था, बोल के मैंने जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम JNU का हुआ था तो मैं टॉप कर गया था। तो उसमें मतलब ये चीज़ था कि अगर एक भी सीट हो तो हमको मिले, अगर नहीं हो तो फिर तो ये सारा स्ट्रगल है। अब JNU आदमी गया, JNU से तो फिर एक रास्ता तो वहाँ से निकल ही जाता है। जी, और अक्सर जैसे कि आपने कहा कि आप बाहर गए फिर वहाँ पे स्टडी की, लेकिन बिहार में एक माइंडसेट है पेरेंट्स का कि पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ सकता है। मतलब अगर क्योंकि आप UPSC या BPSC की तैयारी करते हैं, ये काफ़ी टफ पढ़ाई है और काफ़ी इसमें स्ट्रगल भी है, लेकिन ये माइंडसेट के साथ अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो कितना नहीं, ये माइंडसेट मतलब मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। जैसे मेरे बारे में भी मेरे भैया थे, उनका सोच था कि नहीं ये अलीगढ़ जाए या दिल्ली जाए। मेरे अब्बा जो थे वो सोचते थे कि नहीं सिवान में ही रह के पढ़े, चाहे पटना रहे, लेकिन उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अब्बा को कोई लोग कन्विंस भी करता था कि फलाने साहब हैं, देखिए यहीं पढ़ के ये कर रहे हैं। एक हमारे भैया हैं, बड़े भाई ही लगते हैं, भी शमीम साहब, एडवोकेट हैं और काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं गोपालगंज में। तो उनका यही था कि वो छपरा में ही रह के पढ़े हैं, लेकिन एक तरह से वो टॉप में ही है गोपालगंज में। तो उनका लोग एग्जाम्पल देता था कि देखो ये यही छपरा ही रह के पढ़ा है, तुम दिल्ली जाके क्या करोगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती क्या है ना, एक आपका इन्वायरमेंट होता है कि कहीं भी जाके जो आपका माहौल क्रिएट होता है ना, उससे एक आप पे असर पड़ता ही। जैसे मैं JNU के बारे में बताना चाहूँगा, जब शुरू में हम गए वहाँ पे जी, तो अभी का तो हमको बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन पहले रिज़ल्ट तो काफ़ी हुआ करता था। मतलब हर तीसरे चौथे लोग देखते थे कि ये इसका हो गया है, UPSC फाइनल हो गया या PT हो गया। तो वहाँ मेरा अनुभव है कि कल्चरल नाइट होता है, जो भी हॉस्टल नाइट वगैरह होता है, तो उसमें कुछ गाने वगैरह का प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक लड़के को हम देखे कि पूरा शर्ट उट निकाल के डांस किए जा रहा है। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसको हम बोले कि यार ऐसे ऐसे लोग भी हैं क्या जीवन में। तो बताया कि इस बार इसका IAS हुआ। उसका दूसरा है कि एक और मतलब उसके बाद हम बोलना छोड़ दिए, हम मैंने बता रहे हैं कि मेरा अपना अनुभव क्या रहा है। एक लड़का था, कमन रूम था जिसमें TV रूम रहता था, फिर यार हॉस्टल में मैं था वहाँ पर। तो उसको देखते थे कि हमेशा कमन रूम में ही बैठा रहता था, मतलब जब जाते थे देखते थे ये TV ही देख रहा है। फिर किसी फ्रेंड को बोले कि यार इसको कोई काम हम नहीं है, जब देखिए तब TV देखते रहता है। तो वो लड़का बताया कि इस बार ये भी UPSC फाइनल क्रैक किया। उसके बाद से हम किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं किए। JNU में जब तक रहे कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, एक यूनिक जगह था, मतलब पता नहीं चलता था कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, देख के पता नहीं लगता है कि। और दूसरा है कि उससे फ़ायदा ये होता था कि जब आप देखते थे कि रिजल्ट इसका हो रहा है इसका हो रहा है, तो एक अंदर से आपको बूस्टर भी मिलता था कि ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। जी, मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हम लोग करेंगे, लेकिन एक सूचना है आप लोगों के लिए, वो आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कार्यालयों जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, GST, आयकर विभाग इत्यादि तथा उपक्रमों जैसे बैंक, जीवन बीमा कंपनी, तेल कंपनियां इत्यादि के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा रिश्वत मांगे जाने तथा उनके द्वारा किए भ्रष्टाचार की शिकायत जो है आप CBI पटना को कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अपराध है। और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9431005682, और आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं HOBACPAT@cbi.gov.in।
cbi.gov.in पे। और ऑफिस है इनका सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हेड ऑफ द ब्रांच, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, एंटी करप्शन ब्रांच, डॉक्टर SK सिंह पथ, बेली रोड नियर राजभवन, पटना 800022 बिहार। तो अगर इस तरह की किसी भी तरीके की अगर आप चीज़ें देखते हैं तो आप यहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को लेके, तो सबसे ज़्यादा किन चीज़ों और कैसी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा जब आप बाहर गए? जैसा कि आपने कहा कि मीडियम तो होते ही हैं, लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ाई करते हैं तो एक अदर स्टेट में जाके पढ़ना वो कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता ही है, लेकिन एक चीज़ है कि बाहर निकलने के बाद बहुत अलग अलग चीज़ें भी आपको सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, और उससे फ़ायदा आपको होता है। जैसे यहाँ पे आप पटना में हैं, तो पटना में जनरली आपका एक होता है कि बिहार में क्या हो रहा है उससे आप वाकिफ़ रहते हैं और उसी चीज़ को आप सीखते हैं। लेकिन जब यहाँ से निकल के आप दिल्ली जाते हैं तो एक तरह से कहिए तो इंडिया के हर पार्ट के लड़के वहाँ पे आते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि जैसे हमारा ही रूममेट करना महाराजन हुआ करता था, जो तमिलनाडु का था, ऊटी का रहने वाला था। तो उसमें फ़ायदा ये था कि वो रूममेट हम इसलिए उसको बनाए थे ताकि हम अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें, जो कि अगर आप पटना में देखेंगे तो पटना में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो बाहर जब भी निकलते हैं आप कहीं भी ऐसे जगह पे, खासकर दिल्ली वगैरह साइड में, तो वहाँ पे जाने से तो फ़ायदा यही होता है कि हर जगह के लड़के मिलते हैं, हर जगह की आपको एक माने फीडबैक भी मिलता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कर सकते हैं। तो फ़ायदा तो होता है अलग अलग लोगों से मिलने से। बस वही है कि एक जब तक आप मन में नहीं दृढ़ संकल्प लेंगे कि आपको ये चीज़ें निकालनी है, तब तक आप सर्वाइव भी नहीं कर पाते। हाँ, ये चीज़ होना चाहिए। जैसे मेरा अपना एक चीज़ था, मतलब शुरू से जब भी हम दिल्ली वहाँ पे जब शिफ्ट किए तो मेरा ये चीज़ था कि कहीं भी अच्छे जगह जाना है, माने पावर या पैसा। तो एक तरह से कहा जाए तो हम बल्कि MBA HR में भी किए हुए थे। यहाँ पे तो PhD हम JNU से कर रहे थे, लेकिन MBA HR करने का मकसद यही था कि मेरा सोच था कि अगर यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाया तो मेरा एक तरह से ड्रीम कंट्री कनाडा हुआ करता था। तो मैं यही मान के चल रहा था कि यहाँ कुछ नहीं हुआ तो कनाडा शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे हो गया तो फिर यहाँ चले आए। तो एक तो सेकेंड आपका मतलब सोच भी रहना चाहिए कि अगर ये नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। बहुत बार होता है क्या है बच्चों के बीच में कि वो सोचता है कि UPSC BPSC इसके आगे वो सोचता ही नहीं, लेकिन बच्चों को चाहिए कि मान लीजिए इसकी तैयारी करें। बहुत बार होता है ना, कुछ लोग ऐसे हम लोगों को मिले हैं जो प्रणव सर हुआ करते थे, वो लगभग 16 बार इंटरव्यू दिए, फाइनली अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ। हालांकि अभी लेक्चरर हैं कहीं पे अच्छे जगह पे हैं, लेकिन ये होता है कि हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं ऊपर वाला उसको मंजूर नहीं कर रहा हो। तो एक सेकेंड आपका ऑप्शन बना रहना चाहिए ताकि वहाँ पे आप शिफ्ट कर सकें। मतलब बहुत बार देखने को मिलता है कि एक गोल को आदमी फिक्स कर लेता है, जब वो नहीं मिलता है तो फिर वो कहीं का नहीं रह पाता। तो सेकेंड ऑप्शन के रूप में लोगों को, बच्चों को ये। तो जैसे आपने अभी स्टूडेंट की बात की कि किस तरीके से उनका संघर्ष होता है, तो अभी जो है अपकमिंग अब इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? एक तो जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं जी। और इसमें ये चीज़ है कि इंटरव्यू जो भी होता है जनरली किसी भी हो, UPSC BPSC जो भी हो, तो उसमें जो भी स्टूडेंट होता है उसके इर्द गिर्द ही इंटरव्यू घूमता है। जैसे उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका नाम क्या है, उसके फादर्स का नेम क्या है, उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उससे क्या यूनिक चीज़ है जिसे आप बता सकें, या बिहार वगैरह से या कोई ऐसी घटनाएं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे थोड़ी देर के लिए जो भी डिस्टर्बेंस बांग्लादेश में रहा, नेपाल में रहा, पैलेस्टाइन इसराइल में रहा, तो इन सारी चीज़ों पे ही इंटरव्यू घूमते रहता है। और आपसे रिलेटेड, अपने से रिलेटेड सारी चीज़ों को तैयार कर लेना चाहिए कि हमारा लालन पालन कहाँ हुआ है, हमारा एजुकेशन क्या रहा है। और हम अगर मान लीजिए बहुत बार होता है कि कोई लड़का है जो ISC किया हो, ISC के बाद वो आर्ट्स में शिफ्ट कर जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि आप सीधे साइंस आर्ट्स में क्यों गए, आपकी सोच क्या थी। इन सारी चीज़ों के बीच में ही घूमते रहता है और अपने से रिलेटेड जितना चीज़ें उसको तैयार। ओके, तो लेकिन आजकल जो है क्योंकि डिजिटली लोग नेट पे ज़्यादा सर्च करते हैं और नेट पे तो ऐसी कहानियाँ बनती है कि ये पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है, तो बहुत भ्रमित हो जाते हैं बच्चे। हम जनरली भ्रमित नहीं होना चाहिए, मतलब अपने से रिलेटेड तैयारी कर लेनी चाहिए जी। और बहुत बार होता है कि हमको भी मैंने बीच में देखने को भी मिल रहा है कि 100 क्वेश्चन ऐसे ही मैंने पूरा बिहार में सर्कुलेट हो रहा है कि ये आ सकता है, लेकिन उसमें लोग भ्रमित होता है और दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाता है, और जो मेन अपने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको लोग छोड़ देता है। जी बिल्कुल सही बात है सर। तो आप सबसे पहले तो अब आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने ये योजना और विकास के क्षेत्र में क्यों मतलब आप कैसे आए, क्या क्या काम होता है इसमें, किस तरीके से काम करते हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा बिहार प्रशासनिक सेवा है जी। हम योजना सेवा के पदाधिकारी हैं नहीं,
तो हम लोगों का दायरा बहुत बड़ा होता है। दायरा बड़ा कहने का मतलब है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अच्छा। इसके पहले अगर हम देखें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी थे, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है। उसके पहले अगर हम देखें तो DCLR हैं, जो कि DCLR एक तरह से रेवेन्यू से जुड़ा हुआ होता है। तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट हमको जहाँ भेजती है वहाँ जाएंगे और काम करेंगे। सरकारी सेवक हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। तो योजना विकास विभाग में मेरा पदस्थापन 2024 में ही हुआ है। तो अगर एक तरह से देखें तो योजना विकास विभाग एक माने सरकार के विभागों में से एक प्रमुख विभाग है। जो भी योजनाएं, इसके कार्य, मुख्य कार्य अगर देखें तो योजना बनाना हो जाता है, उसका कार्यान्वयन कराना हो जाता है, फिर अनुश्रवण करना हो जाता है, और लास्ट में अगर देखें तो उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। अन्य जितनी भी विभागें हैं, जो भी ये स्कीम्स यहाँ पे चलती हैं, एक हमारा मूल्यांकन निदेशालय भी, हमारी इवैल्यूएशन डायरेक्टरेट, उसका कार्य यही होता है कि जो भी स्कीम्स चल रही हैं उसमें कितना उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके लिए मूल्यांकन कराया जाता है। तो ये सारी कामें हमारे यहाँ होते रहती हैं। और अभी अगर देखें तो एक हमारे विभाग से एक मौसम सेवा केंद्र स्टार्ट हुआ है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत अहम रोल हो गया है। इसलिए कि हमारे यहाँ बिहार में काफ़ी सारी ऐसी नदियाँ हैं और ऐसे माने इन्वायरमेंट है कि बहुत सारी चेंजेस आते रहते हैं, बहुत सारी आपदाएँ आते रहती हैं। उसके बारे में लोगों को एक सटीक जानकारी होना ज़रूरी है, जिससे हम एक माने प्रिवेंटिव मेजर्स या कुछ भी प्रिकॉशनरी के रूप में हम अपना सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे योजना विभाग करता है। जैसे कोई भी योजनाएं बनती है तो किस उसका जो आप जैसे कोई गांव हो गया या फिर कोई एक शहर है, उसमें कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, तो वो कैसे आप लोग बनाते हैं, कैसे तय, तो कैसे हमारा क्या है कि पैमाना हमारा होता है? एक योजना विभाग जो है जिला स्तर पे एक तरह से कहा जाए तो हमारा स्थानीय क्षेत्र LEO ऑफिस हो जाता है, जिसमें इंजीनियरिंग सेक्शन हो जाता है। दूसरा हमारा जिला योजना पदाधिकारी वहाँ पे डिप्यूट रहते हैं, जो हमारे योजना सेवा के होते हैं। तो मुख्य काम अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो MP फंड्स, MP लाइट्स हो जाता है, और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना हो जाता है, जिसके तहत जो भी MLA हैं उनको अभी के हाल में तो एक MLA को जो फंड जाता है वो 4 करोड़ जाता है करीब। तो वहाँ पे वो लोग योजना को निर्धारण करता है, योजना का एक प्रस्ताव बनता है जो जिला लेवल से होते हुए हमारे यहाँ पहुँचता है, और उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ से अलॉटमेंट भेजते हैं और वो कार्य होता है। उसमें होता है कि बहुत सारे फील्ड हैं, माने बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कहीं तालाब खुदवाना है, कहीं पे रोड बनाना है, कहीं पे कोई भवन बनाना है, तो ये MP और MLA के क्षेत्र अधिकार में हो, कोई भी प्रस्ताव दे सकता है, और जो भी उसका एस्टिमेट होगा यहाँ से पैसा जाएगा और बनेगा। तो एक तरह से इसको देखें तो ये समावेशी विकास के लिए कार्य करता है, माने ये अर्बन क्षेत्र के लिए भी और रूरल क्षेत्र के लिए भी, उसका दायरा मतलब हर जगह है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमको लगता है। और सर अभी जैसे चल रहा है 7 निश्चय की जब हम बात करते हैं तो अभी काफ़ी लोगों में ये चीज़ें हैं कि सबका सम्मान, सब और जीवन आसान, हर एक लोग पढ़ रहे हैं। तो इस 7 निश्चय के बारे में बताया, और इसमें से भी ये जो टॉपिक है वो किस तरीके से लोगों के जीवन को आसान कर रहा है? हालांकि 7 निश्चय 3 अब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है जी। इसमें विकसित बिहार के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जो शिक्षा, अगर शिक्षा को देखें तो उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। अगर हम अच्छा शिक्षा देंगे तभी हम किसी का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। स्वास्थ्य को अगर देखें तो सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। अगर हम अच्छे हेल्थ केयर देंगे लोगों तो तब वो हो सकता है। रोजगार, कृषि और आधुनिक बुनियादी ढांचे, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार के केंद्रित है। और इसमें सरकार की सोच यही है कि हम 2030 तक बिहार को जो भी विकसित राज्यों में एक इसका जगह बना सके और इसको दे सके। 7 निश्चय के कुछ बिंदु हम अगर अब कहेंगे तो इसको रखना चाहेंगे, जैसे डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल इनकम, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर और महिलाओं के लिए 100 रोज़गार पर जोर। सरकार का ये भी जोर है कि जो भी हमारे युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं या जो भी हैं, उनको हम रोज़गार दे सकें। प्रोस्पेरस इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग बिहार, निजी निवेश, टेक हब और औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देना। कृषि को अगर हम देखें, एग्रीकल्चर को, तो एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, स्टेट प्रोस्पेरिटी, मतलब एक तरह से ये कोट कर दिया गया है ताकि इसके हिसाब से हम लोग काम करें, जिसमें कृषि, रोड पर मखाना, डेयरी और सिंचाई पर फोकस करना। ये 4 चीज़ें एग्रीकल्चर में जिस पे सरकार का है कि उस पर हम फोकस करेंगे और उस पर हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। एडवांस एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर, जो अभी हम बताए, उज्ज्वल शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य, इसके लिए करना है। फिर एक्सेसिबल हेल्थ, सेफ स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर घर स्वास्थ्य सुविधा। सरकार की सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं,
बल्कि ये एक मतलब इस तरह का व्यवस्था किया गया है कि उनके घर तक जाए हमारा जो भी डॉक्टर्स हैं और जो भी हेल्थ से रिलेटेड ऑफिसर्स उनके घर तक जाएं और उनको इलाज करें ताकि उनको भटकना नहीं पड़े, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मॉडर्न एक्सपेंशन, मजबूत आधार, सबका सम्मान, जीवन आसान, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, इजी लाइफ। तकनीकी और सुशासन के माध्यम से जीवन को सरल बनाना, जिसमें अधिकारियों द्वारा आम जनता से सीधी मुलाकात शामिल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पहल है शहर का, सरकार का। इसमें है कि सोमवार और शुक्रवार को जो है, जो आम जनता है वो अधिकारी से अपनी जी इसमें है कि बल्कि 19 जनवरी 2026 से प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, प्रमंडल, राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आम लोग अपनी शिकायतों के लेकर पहुँच सकते हैं और तत्परता से उसको करने के ये निर्देश है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पहल है, जितना भी अगर सात निश्चय को देखें जी, तो हमको लगता है कि सर मतलब राज्य को उन्नत करने में काफ़ी बड़ा इसका जी। और सबसे बड़ी बात कि एक जो लोगों में ये था कि वहाँ तक कैसे हमारी बात जाए, वो भाया मीडिया से ना हो कि अगर डायरेक्ट जाती है आम जनता अगर अधिकारी के पास, तो वो ज़्यादा हमें लगता है। और अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ये हुआ भी है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है। तो इसको देख के तो आप इसको कहाँ तक देखते हैं? ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे, सबसे पहला चीज़ है कि बहुत बार ये होता है ना, एक सरकार के द्वारा जैसे सोमवार और शुक्रवार निर्धारित कर दिया गया, तो बहुत बार होता है कि आम जन जो है पदाधिकारी के पास जाने में भी हिचकता है या जो भी उसके अंदर फीलिंग हो। लेकिन जब एक डेट निर्धारित हो जाता है तो उसको ये समझ में आता है कि ये दिन जो है ये मेरे लिए ही है, माने पदाधिकारी मेरे लिए ही बैठे हुए हैं, दूसरे काम के लिए नहीं बैठे, तो एकदम फ्री रहता है और आसानी से जाके अपने बातों को रख सकता है। और उसमें होता है कि उसमें बहुत सारे पदाधिकारी अलग अलग भी रहते हैं, तो उसमें किसी भी चीज़ को निष्पादित करने में आसानी हो जाती है जी। तो जैसे कि अभी जैसा कि अगर आपसे पूछे कि एक जो योजना होती है उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर क्षेत्र में जाएं तो उसको एनालाइज करना, उसका कॉस्ट बेनिफिट निकालना ये बहुत ही मुश्किल है। तो आप कैसे लोगों से पूछते हैं, किन से सजेशन लेते हैं जब कोई योजना बनाते हैं, तो या फिर सरकार अगर कोई योजना बनाती है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए अगर देखा जाए, जिसको CBA भी हम कहते हैं जी, उसमें कोई भी योजनाएं हम लोग लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस पे कॉस्ट कितना आ रहा है और इसके बेनिफिट कितने होते हैं। तो उसमें होता है कि जैसे उसका पहले हम पहचान करते हैं और उसको मॉनेटरी वैल्यूज़ में हम कन्वर्ट करते हैं। और इसमें अगर हम सही से देखें तो जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के एग्जांपल के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी हम कहते हैं। जैसे कोई भी रोड हम बना रहे हैं तो बहुत बार होता है कि जब रोड बनता है, माने रोड पुराना नहीं, जो नया रोड हम बनाते हैं तो उसमें लैंड को एक्वायर करते हैं और लैंड का होता है कि एक अलाइनमेंट बनता है कि रोड ये हमारा कैसे कहाँ से गुजरेगा, इसलिए उसमें बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें भी होती हैं। तो उसमें बहुत बार होता है कि बहुत सारी गांव के गांव आ जाता है, तो उसमें ये एनालिसिस यही होता है कि जब हम रोड बना रहे हैं तो जो भी पब्लिक को हम वहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं और जो हमारा रोड बन रहा है, दोनों में फ़ायदा क्या है, माने पब्लिक को उससे नुकसान हो रहा है या पब्लिक को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो ये असेसमेंट करके अगर हमको लगता है कि नहीं ये फ़ायदेमंद है, ये होना चाहिए, तो फिर हम उसको कहीं भी और शिफ्ट करते हैं और उसको हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम कोई कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर ही खरीद रहे हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि सामग्री जो है इस पर हम खर्च कितना कर रहे हैं और इस सॉफ्टवेयर से जो हम फ़ायदा लेने जा रहे हैं वो कितना फ़ायदा हो रहा है, माने मॉनेटरी वैल्यूज़ में भी हम देखते हैं। और ऐसे में कोई भी काम जो हम लोग करते हैं वो कॉस्ट और बेनिफिट को देखते हुए करते हैं। अगर इसमें कुछ जैसे इसमें है असेसमेंट, रिस्क, और बहुत बार होता है कि जो भी हम करते हैं ना उसमें हम रिस्क को भी देखते हैं कि इसको हम कर रहे हैं तो इसमें कितना रिस्क है। तो ये सारी चीज़ को असेस करके ही कोई भी योजनाएं को मैंने धरातल पर उतारा जाता है। जी, सबसे टफ सिचुएशन कब होता है आप लोगों को कि अब जैसे कि अभी रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सारी चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत नीचे पब्लिक है, बहुत ऐसे लोग हैं जो रह रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? जैसे हम बेतिया में हम DLO भी थे वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, वहाँ पे इंडो नेपाल रोड बन रहा था। अच्छा। तो उसमें हम लोग का होता है कि
कुछ कुछ सेक्शन है जिसमें जाके हम लोग स्पॉट वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है। उसमें हमने देखा कि एक गांव है, बहुत बड़ा गांव था, और उस गांव के मेन माने बीच से ही रोड गुजर रहा था। तो एक रेसिस्ट तो होता ही है, लोगों का कहना होता है कि आप इधर से लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ साइंटिफिक चीज़ें होती हैं जिसको हम उसको मोड़ नहीं सकते। हाँ हाँ। तो उसमें एक लोगों को बहुत समझाना पड़ता है कि ये रोड बन जाएगा तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, और आप जो है यहाँ से हम लोग जो भी हैं, जो भी आपका लैंड वैल्यू है, एक तरह से कहा जाए तो सरकार काफ़ी लिबरल होकर उससे ज़्यादा ही देती है जो भी मैंने उसका कॉस्ट होता है। तो लोगों का रेसिस्ट झेलना पड़ता है और उनको बहुत प्यार से समझाना पड़ता है कि आपको इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। जी। मैंने नुकसान से ज़्यादा उसके फ़ायदे को समझाना पड़ता है कि आप इससे बनने के बाद, जैसे मान लीजिए आपको नेपाल ही जाना है, तो आज की डेट में आपके पास कोई रोड नहीं है नेपाल जाने का, और बेतिया और नेपाल देखा जाए तो एक तरह से मैंने जैसे वहाँ से अगर देखिएगा तो हमारा पटना का कल्चर अलग लगेगा, लेकिन बेतिया और नेपाल का कल्चर एक एक लगेगा। ही है। हाँ। तो एक ऐसे हो जाता है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो सबसे बड़ी बात होती है कि इस योजना के पीछे एक टीम को लीड करने का जो कैपेसिटी होता है, उसको मेंटेन करना, उसको बिल्ड करना, वो कैसे कर पाते हैं आप? ऐसे देखिए तो जो भी टीम को लीड करने की बात है, तो स्टिक एंड कैरेट जो रूल होता है उसको अपनाना पड़ता है। जिसको भी आप हेड कर रहे हैं उसमें होता है कि बहुत बार बहुत प्यार से भी समझाना पड़ता है और बहुत बार थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, तभी आप किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करा पाते हैं। सिर्फ आप प्यार से भी करें तो भी नहीं हो पाता है, और सिर्फ आप माने कड़ा भी बने रहें तो भी नहीं होता। तो लोगों को समझाना पड़ता है कि इसमें हम लोग का जो भी कोई भी चीज़ अचीव करने में अगर देखा जाए तो किसी सिंगल आदमी का रोल बहुत बड़ा नहीं होता है, जब तक टीम वर्क नहीं रहेगा। जैसे आप थोड़ी देर के लिए ले लीजिए कि जो भी हमारी क्रिकेट टीम है, अगर उसमें हम कह दें कि बुमराह ही टीम को जिता दे तो ये पॉसिबल नहीं है। उसमें विराट कोहली को भी खेलना पड़ता है, रोहित शर्मा को भी खेलना पड़ता है। तो जो भी चीज़ें हैं उसमें एक टीम वर्क की भावना होनी चाहिए, और टीम वर्क की भावना तभी होती है जब उसको आप बहुत प्यार से समझाते हैं या एक तरह से आप फैमिली मेम्बर के रूप में ट्रीट करते हैं। तो कोशिश हम लोगों को यही रहता है कि मतलब लोगों को समझाया जाए और ये बताया जाए कि ये जो हमारा एक चैलेंजिंग जो भी हमको टास्क दिया गया है, अगर ये हम अचीव करते हैं तो सिर्फ हम अचीव नहीं कर रहे, ये हमारी पूरी टीम अचीव कर रही है, कोई एक आदमी अचीव नहीं कर रहा। तो अगर हमको कुछ सम्मान दिखता है तो सम्मान मेरे तक नहीं रहता, वो तुम्हारे तक जाता है। यही चीज़ें समझा के और बुझा के जो भी चीज़ें हैं, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो भी टाइम बाउंड कोई भी टास्क मिलता है तो हम उसको पूरा कर सकें। और इसका सबसे बड़ा दबाव क्या होता है? कभी ऐसा होता है कि बहुत प्रेशर में काम करना, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? उसमें तो यही होता है कि प्रेशर में बहुत आने के बाद भी आपका काम ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली हो जाता है जी। तो प्रेशर को तो थोड़ा सा अपना ये करना ही पड़ता है कि उसको हम कैसे मतलब प्रेशर को झेलते हुए हम कैसे कर सकते हैं। तो कोशिश हमारा यही रहता है कि जो भी टास्क हो, प्रेशर में बहुत बार होता है कि बहुत प्रेशर में आप रहेंगे तो काम कुछ करना है आप कुछ कर जाते हैं। तो प्रेशर को थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसको ये करते हुए और अपना फोकस करें और उसमें टाइम बाउंड करके और जल्दी से जल्दी अपना जी। जैसे खाली समय में जैसे कि क्या क्या हॉबीज़ है, क्योंकि एक अपना भी वक्त होता है, जब तक आप खुद को वक्त नहीं देंगे आप लोगों को वक्त नहीं दे पाएंगे, क्वालिटी जो टाइम होता है। तो उसके मतलब क्या क्या शौक उसमें है? अगर देखें तो हमका मेरा हॉबीज़ अगर देखेंगे तो मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ, अरे वाह। और दूसरी चीज़ें हैं कि किताबें पढ़ता हूँ। जैसे फ्रीडम एट मिडनाइट अभी पढ़ रहा है, उस चीज़ों को पढ़ने से मतलब उसमें हम जब पढ़ते हैं और गांधी जी को खास करके पढ़ते हैं तो बहुत बार तो ऐसा फीलिंग आता है कि मतलब क्या सही में इस तरह का व्यक्ति था कोई पृथ्वी पे। आज के चीज़ों को देख के ऐसा लगता है। आज की चीज़ों को नहीं, उस चीज़ों को भी देखने से भी लगता है। जैसे नोआखाली का एक अगर देखा जाए तो एक हमको इंसिडेंट याद है कि जब 1947 में जब जो भी बंटवारे की बातें चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, तो गांधी जी नोआखाली गए हुए थे। वहाँ पे कोई मुस्लिम लोगों का एक मदरसा और स्कूल चलाया करते थे, कोई उनसे जाकर मिलना चाह रहे थे लेकिन वो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो बल्कि वहाँ एक बरगद का पेड़ था, वहीं वो बैठे रहे, बारिश होता रहा, वहीं बैठे रहे कि हम मिल के ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते थे तो बल्कि उनको रास्ते में कठिनाई को देखते हुए कि इनको कठिनाई हो, रास्ते में लोग गंदा कर देता था, वो आदमी अपने से झाड़ू से साफ़ करता था और आगे बढ़ता था। मतलब अगर इस तरह की सोच अगर हम सब में आ जाए तो हमको लगता है कि शायद बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। तो किताबें पढ़ना और कि शॉर्ट स्टोरी लिखना, जिसमें कुछ कुछ की शॉर्ट स्टोरी मेरी अच्छी, लेकिन थोड़ा सा मैं क्रिएटिव टाइप लिखता हूँ। अच्छा।
तो क्रिटिक लिखने की वजह से बहुत बार पब्लिश कराने में भी थोड़ी सी कठिनाई होती है। फिलहाल दिक्कत होगी। जैसे एक मेट्रो गर्ल है हमारा, थोड़ा सा रोमांटिक स्टोरी है, जी। काफ़ी अच्छा स्टोरी है, लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। जब हम दिल्ली रहा करते थे तो मेट्रो गर्ल करके लिखे हुए थे। अच्छा। दिल्ली की लड़कियां जो हमारे यहाँ से जाती हैं हाँ। तो कैसे कैसे उनकी सोच बदलता है वहाँ पे। तो इसमें मेरा एक अच्छा स्टोरी है, पहला स्टोरी वाल के लिखे हुए थे मेट्रो गर्ल। अच्छा, तो क्या आपने बुक ये पब्लिश की है या? हाँ किए हुए 3-4 स्टोरी तो मेरा पब्लिश है। अच्छा, तो ये एक हम- साइट डिफरेंट साइट्स पे एक बल्कि हम 2010 में चुनाव हो रहा था हमारा, विधानसभा चुनाव था, और उसमें कहा जाए तो जब भी चुनाव ख़त्म होता है तो आदमी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। हम गए डीएम साहब से छुट्टी मांगने के, 2-4 दिन का छुट्टी मिले कि थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। डीएम साहब बोले कि अभी नहीं जाना है, अभी यहीं रहो। फिर हम अपने ऑफिस लौट आए, हमको लगा करें क्या, तो एक चुनाव भोजपुरी में एक स्टोरी लिखे हुए जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। वो बहुत शॉर्ट स्टोरी है, मैंने 1.5 पेज का होगा करीब, चुनाव पे ही लिखे थे कि क्या, मैंने उसको हम एक तरह से 1947 और आज की डेट को कंपेयर करते हुए लिखे हुए थे। तो थोड़ा सा क्रिटिक लिखता है, मतलब प्रेमचंद टाइप, तो थोड़ा सा परेशानी है। हाँ जी, थोड़ा सा क्रिटिक वे में लिखने में थोड़ी दिक्कत जी, तो होती ही है, लेकिन और फिर भी दूसरा चीज़ है कि जो आपका मेंटलिटी है आप जी। उससे हट के लिख भी नहीं सकते, हाँ, माने क्योंकि अगर कलम इजाज़त ही नहीं देता। इजाज़त नहीं देता। और दूसरा मेरे में एक और चीज़ है, जैसे कोई भी स्टोरी जो लिखता है, माने अच्छी चीज़ है, हालांकि हम उसको ले नहीं पाते उससे फ़ायदा। अच्छी चीज़ ये है कि हम स्टोरी जो लिखते हैं हम उसको प्लॉट करके नहीं लिखते, मैंने कलम उठाते हैं और लिख लेते हैं। रैंडम स्टोरी मतलब रैंडमली वो मेरा स्टोरी बनते चला जाता है। जी, और वो खूबसूरत भी लगता है कि आप अपनी लेखनी को देखते हैं तो अच्छा लगता है। जी। तो आपने इतनी सारे, मतलब बहुत लंबी जर्नी आपने तय की है, तो क्या चीज़ें ऐसी है कि आपको मोटिवेट करके रखती है? कहीं ना कहीं जिस तरह की सिचुएशन में अभी हम लोग हैं, हर बार मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से आपको मिलता है? हमको तो गांधी जी से मिलता है। अच्छा। मतलब हम गांधी जी को काफ़ी पढ़ते हुए, और हमको व्यक्ति यूनिक लगता है, माने उसके पैरेलल में हमको तो कोई नहीं दिखता है। अच्छा। माने उनकी जो सोच थी, जो भी उनका काम था, माने सिर्फ ये नहीं था कि बहुत बार होता है ना कि हम यहाँ आए और आपको भाषण दे के चले गए, उनके जीवन में दिखता है, जो चीज़ें वो बोलते हैं वो जीवन में दिखता उन्होंने है। किया है। तो शायद ये चीज़ जब होती है कि हम दिखते हैं वैसे करते हुए, तो उसका असर ज़्यादा होता है। सही बात है। बोलने का असर अब क्या होता है वो तो अलग है, लेकिन करते हुए दिखते हैं तो उनके जीवन में मतलब जो कहते हैं वो करते हैं। जी, तो हम तो काफ़ी इंस्पायर हैं, हमें एक तरह से कहा जाए तो सिर्फ। क्या बात है। और हमारा जो शो है वो भी आखिरी पड़ाव पे है, तो आप आजकल के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनको कहना चाहेंगे कि ताकि वो अपने जीवन में अपने आप को एक उतार तो सकें? पहला चीज़ है कि वो जो भी तैयारी करें, जिस चीज़ की भी पढ़ाई करें, एक तो सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए, या जो भी बड़े बड़े पर्सनालिटी है उसको एक बार पढ़ना ज़रूर चाहिए उन्हें। इसलिए कि बहुत बार होता है क्या कि जब हम पढ़ते हैं और बहुत बार विफलता जब हमको दिखता है ना, तो हम वहाँ से डीमोटिवेट होते हैं और छोड़ के हट जाते हैं। और जब हम किसी बड़े पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि वो आदमी कितना स्ट्रगल करके वहाँ तक गया था। सही। तो बड़े पर्सनालिटी को तो पढ़ना ही चाहिए, मतलब बड़ा पर्सनालिटी ऐसे ही बड़ा पर्सनालिटी नहीं हो जाता है, उसके पीछे बहुत उसके कहानी। पीछे काफ़ी चीज़ें होती हैं, और उसको जब आप पढ़ते हैं ना तो लगता है कि उसके पास जो परेशानियाँ थी वो शायद मेरे पास नहीं है, जी, बिल्कुल। और उससे आदमी मोटिवेट होता है कि नहीं, वो आदमी अगर लड़ता रहा तो हम क्यों नहीं लगे कर सकते। सही। तो सारे विद्यार्थी या जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि स्ट्रगल करिए, फाइनली ऊपर वाले का मदद होता है और आप कामयाब होते हैं। एक कोटेशन हम अक्सर लगाया करते थे, मैंने अपने रूम में भी रखते थे, डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। अपने हिसाब से आप बेस्ट तो कर दीजिए। बेस्ट हाँ, कर हाँ, दीजिए, हाँ, काफ़ी और बेहतर। उसके बाद उस पर छोड़ दीजिए। ऊपर जो बैठा है ना उसका भी कुछ काम है, वो देखते रहता है आप कर क्या रहे हैं, जी जी वो जी, मदद करता है। क्या बात है सर। आपने इतनी अच्छी बातें शेयर की, इतनी जानकारी दी, आप हमारे शो में आए और आप हमारे शो की शोभा बढ़ाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज का हमारा कार्यक्रम? हमें ज़रूर ख़त लिख के बताइएगा। उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता है बिहार बिहान दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। और आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं कल नए मेहमान के साथ। नमस्कार।